प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए, ये आपका थर्मल फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है जिसमें फर्स्ट यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है एंथैल्पी। फर्स्ट यूनिट का आप सिलेबस देख सकते हो, सिलेबस में कोई भी टॉपिक बचा हुआ नहीं है, हम पूरा सिलेबस कवर करा चुके हैं। ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक बचा था जिसका नाम है एंथैल्पी। चलिए हम एंथैल्पी स्टार्ट करते हैं। क्या ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन डेफिनेशन से अलग इसका एक मैं तुम्हें बताता हूँ ये एंथैल्पी है क्या। पहले आप एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन भी पता होनी जरूरी है क्योंकि पेपर में डेफिनेशन लिख के आओगे। क्या है? एंथैल्पी इज द टोटल हीट प्रेजेंट इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम वेयर द प्रेशर इज कांस्टेंट। यानी कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में टोटल हीट जितनी प्रेजेंट है किस पर? कांस्टेंट प्रेशर पर, वही क्या कहलाती है? एंथैल्पी। ये तो होगी एक डेफिनेशन सिंपल सी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं मैथमेटिकली, ये लिखा हुआ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी। यो किसके इक्वल है? यो इक्वल है सम के। सम का मतलब क्या होता है? प्लस किसके? इंटरनल एनर्जी के एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो आप यहां से भी डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या? एंथैल्पी इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, या एंथैल्पी इज द टोटल हीट प्रेजेंट इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। यानी कि मान लो मैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम हूं, मेरे अंदर कांस्टेंट प्रेशर पर जितनी हीट है वही एंथैल्पी कहलाएगी। ये तो हो गया एक तरीके से नॉर्मल। अब इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एंथैल्पी है क्या। आप इसे ऐसे समझो, टरबाइन देखिए, अरे लाइट वाइट बनाने में जो यूज करते हुए स्टीम से चलते हैं। स्टीम क्या होती है? भाप। अब एक कुकर में से स्टीम निकलती है, क्या वे कुकर की स्टीम से घूम जाएंगी? सर उससे कैसे घूम जाएगी? टरबाइन तो बड़ी बड़ी होती है, कुकर की स्टीम से कैसे घुमा दोगे? क्यों? क्योंकि कुकर की स्टीम की एनर्जी कम होती है। तो स्टीम मतलब भाप की एनर्जी पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंथैल्पी का। सर कैसे? हमारी खोपड़ी में नहीं घुसा। देखो हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी की स्टीम की मान लो इंटरनल एनर्जी एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी एक लिमिट तक बढ़ गई, फिर हम क्या करते हैं उसकी एंथैल्पी बढ़ाने के लिए प्रेशर या वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। जैसे आपने कई बार देखा है कुकर फट जाता है, क्यों? अरे कुकर के अंदर गैस बनती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन इंटरनल एनर्जी एक लिमिट पर जाकर रुक जाती है। तो फिर कुकर के अंदर प्रेशर बनने लगता है जिस कारण क्या होता है, उसकी एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है और कुकर फट जाता है। अब इसे सिंपल वे में समझो। भाई एक राजा है, उसे किसी से युद्ध करना है, तो उसके सैनिकों के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है बच्चा? हथियार नहीं, सबसे जरूरी चीज मिसाइल नहीं, अरे सबसे जरूरी चीज है उनमें एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलती है? खाने से। तो उसके सैनिकों ने बहुत सारा खाना खाया, खाना खाकर उसमें क्या आ गई बच्चा? एनर्जी आ गई, उसमें इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो वे जोश से लड़ेंगे? नहीं भैया, कई बार ऐसा भी होता है ज्यादा खाना खाकर सुस्त पड़ जाते हैं। नहीं, तो वे सुस्त पड़ गए तो उनका लीडर आता है, उन्हें क्या करता है? मोटिवेट करता है। कैसे मोटिवेट करता है? तुम हमारे जाबाज खिलाड़ी हो, हमारे देश पर हमला हुआ है, हमारी कौम पर हमला हुआ है, हमारे धर्म पर हमला हुआ है, हम बदला लेंगे। तो वे सुस्त सैनिक भी जो ज्यादा इंटरनल एनर्जी लेकर पड़े रहते हैं वे भी मोटिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये काम कौन करता है बेटा? एंथैल्पी। मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ गई लेकिन हमें एंथैल्पी बढ़ानी है, तो क्या करता है? प्रेशर बढ़ाते हैं या वॉल्यूम बढ़ाते हैं। तो प्रेशर या वॉल्यूम बढ़ा के उसकी बिना इंटरनल एनर्जी को बढ़ाए हुए मोटिवेट करके हम क्या बढ़ा देते हैं? एंथैल्पी बढ़ा देते हैं। तो एंथैल्पी हम समझे एक तरीके से स्टीम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाना ही क्या कहलाता है? एंथैल्पी। समझ गए? स्टीम की एनर्जी पता करना ही क्या है? एंथैल्पी है। अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, वो डेरिवेशन हम कर लेते हैं। बड़ा बच्चों डेरिवेशन है, ठीक। देखो यहां से देखो, ऑन डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट का क्या करेंगे? डिफरेंशियल। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है बच्चा? ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे, मार्कर चेंज कर लेता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? यहां पर हो जाएगा डी एच इज इक्वल टू डी यू
यहाँ पर क्या होगा बच्चा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। बेटा ये क्या है, एंथैल्पी थर्मोडायनामिक फंक्शन है। थर्मोडायनामिक फंक्शन मेरे पास चार और होते हैं, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन हो गया, गिब्स फंक्शन हो गया, और आपका एंथैल्पी फंक्शन और एंट्रोपी फंक्शन। सुना है उनका नाम? लेकिन आपके सिलेबस में केवल एंथैल्पी डाला हुआ है, तो इस वजह से हम एंथैल्पी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे पास ये आ गया, मैं इस डी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। डी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं बेटा, डी का मतलब आपको पता है चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। इक्वेशन सेकंड मैंने लिखा फ्रॉम FLOT। सर ये क्या लिया है आप, नई बीमारी? अरे FLOT का मतलब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लो पूरा ही लिख देता हूं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? चांद मेरे सितारों से जल्दी बताओ क्या कहता है? DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, यही तो कहता है। मेरे को DU निकालना है तो DW प्लस का है, इधर आगे माइनस का, तो DQ माइनस DW इज इक्वल टू DU। लीजिए मेरे पास DU आ गया। मैं और सोल्व कर सकता हूँ, और सोल्व कैसे करूं? मैंने DU इधर लिखा और DQ माइनस DW उधर लिखा। मैं और भी सोल्व कर सकता हूं, मैं DQ की और DW की वैल्यू रख सकता हूं। कैसे? DU इज इक्वल टू DQ की वैल्यू TD5 माइनस DW की PDV। सर मैंने कहा हाँ, हमें DW की वैल्यू तो पता है, P डेल्टा भी होते हैं। लो ऊपर की साइड लिख देता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी सहूलियत रहेगी। DU किसके बराबर बच्चा? DQ की जगह पर क्या आ गया? TD5 माइनस PW की भी किसकी जगह पर आ गया? ये आ गया DW की। सर ये तो हमें पता है DW PDV के बराबर होता है, लेकिन हमें इसका नहीं पता ये DU किसके बराबर, ये DQ इसके बराबर कैसे आ गया? मैंने अभी एक फंक्शन बोला था जिसे हम एंट्रोपी बोलते हैं। आपने वो केमिस्ट्री में भी बड़े अच्छे से सुना होगा। क्या सुना होगा केमिस्ट्री में? आपने ये सुना होगा एंट्रोपी किसके बराबर है? किसी भी सब्सटेंशियल सिस्टम द्वारा हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट रिलीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वही एंट्रोपी कहलाता है। किसका? रेशो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मान लो किसी ने हीट क्यों ली? कांस्टेंट टेम्परेचर T पे, तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? एंट्रोपी। किसी बुक में इसे S से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैंने डिफरेंशिएट करा तो D5 आ गया और Q की जगह DQ, सर T की जगह T ही रहेगा। ये DT क्यों नहीं हुआ? अरे हमने बताया हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल नहीं होगा। तो यहां से ये T डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में TD5 किसके इक्वल आ गया बच्चा? DQ के। तो TD5 किसके इक्वल? DQ के। तो DQ की जगह पर TD5 इसलिए आया है। अब आप इसे समझ गए, तो यहाँ पर DU की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं इस वैल्यू को चिपका दूंगा। किस वैल्यू में चिपका दूंगा? इसमें सेकंड वैल्यू में मैं इसे चिपका दूंगा। क्या चिपका दूं? ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है? सेकंड। इस वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर, तो अब मैं इस वैल्यू को समीकरण 2 में रखूंगा। किसकी वैल्यू को? DU की। रखाओ, थोड़ा सा कलर्ड हो जाता है तो बोर्ड अच्छा सा लगता है और कुछ नहीं। रखाओ तो DH किसके बराबर? DH किसके बराबर? DH इज इक्वल टू DU की वैल्यू कितनी है? TD5 माइनस PDV रखी गई। DU की वैल्यू प्लस PDV प्लस VDP, DU की वैल्यू तो रखी गई, PDV प्लस VDP प्लस PDV प्लस VDP। अब आप यहाँ पे एक सिंपल सी चीज देखो, आपको बताइए, ये देखिए, ये इससे ये क्या हो गया? कट हो गया।
कट होने के बाद हमारे पास केवल क्या बचा, डी एच इक्वल टू टी डी फाइव प्लस वी डी पी, केवल यही तो बचा हमारे पास, छोटी सी वैल्यू है। अब मैंने क्या मान ली, मैंने मान ली ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम इक्वेशन थर्ड से कुछ रिलेशन बनाएंगे, जो रिलेशन पेपर में आगे आपको न्यूमेरिकल्स में रिलेशंस पर निकालेंगे आगे, उसमें उस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें एट कांस्टेंट, अगर हमने क्या मान ली, कांस्टेंट एंट्रोपी मान ली, क्या मान ली, एंट्रोपी। जब एंट्रोपी कांस्टेंट होगी तो एंट्रोपी में चेंज कितना होगा, 0 होगा। अब कांस्टेंट का मतलब है कोई चेंज नहीं, इसलिए डी एच किसके बराबर आ गया मेरा, वी डी पी के। मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, डी एच अपॉन डी पी कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल्स टू वी, लिख सकता हूं ना, कोई फर्क नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैंने इसे क्या किया, ऑन डिफरेंशिएट एट नहीं, विद रेस्पेक्ट टू पी एट कांस्टेंट फाइव को कांस्टेंट लेके है, अरे पी के रेस्पेक्ट में तो कर रखा है, फाइव के रेस्पेक्ट में कर दो पी को कांस्टेंट लेके, तो क्या बनेगा, डी टू एच अपॉन डी फाइव डी पी एट कांस्टेंट, फाइव पहले था और इस बार पी है, इज इक्वल टू वी का फाइव के रेस्पेक्ट में करना है, डेल वी अपॉन डेल फाइव एट कांस्टेंट पी। समझ में आई ये बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं था क्या, इसका फाइव के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा पी कांस्टेंट लेकर, तो ये मेरी एक इक्वेशन ये बन गई। इक्वेशन नंबर कौन सी मान ली है मैंने, फोर्थ, इक्वेशन नंबर 4 बेसिक। अब क्या कर रहा हूं, अगेन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या थी, डी एच इक्वल टू टी डी फाइव प्लस वी डी पी, यही तो थी। सेम प्रोसीजर दोहरा रहा हूं, यहां पे मैंने एंट्रोपी कांस्टेंट मानी थी, यहां पे मैं क्या कांस्टेंट मान लेता हूं, प्रेशर एट कांस्टेंट पी। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, बच्चा यहां ज्यादा नीचे पहुंच रहा है, मैं यहां लिख देता हूं, मैं सोच रहा हूं यही काम हो जा, दोबारा से इधर का इस तरफ ना करना पड़े। क्या, एट कांस्टेंट प्रेशर, जब कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो डीपी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, इसलिए थर्ड इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी बेटा, डी एच इक्वल टू, ये तो 0, क्या, टी डी फाइव, डी एच इक्वल टू टी डी फाइव, ये हो गया। तो आप इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, डेल एच अपॉन डेल फाइव एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू टी। फाइव कांस्टेंट था, पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, फिर आपने क्या किया, पलट के फाइव के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया, पी कांस्टेंट ले गए। यहां भी सेम, फाइव के रेस्पेक्ट में है तो किसके रेस्पेक्ट में करोगे, ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू पी, पी के रेस्पेक्ट में, पी कांस्टेंट था, क्या कांस्टेंट लोगे, फाइव एट कांस्टेंट फाइव, कराओ, क्या हो गया, डी टू एच अपॉन डी फाइव डी पी एट कांस्टेंट पी पहले था, फाइव अब हो गया, इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट फाइव। यही तो हुआ, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ये क्या मान ली मैंने, ये मान ली इक्वेशन नंबर 5। अब अगर मैं इक्वेशन 4th और 5th देखूं, स्क्रीनशॉट ले लो इधर का, बस थोड़ा सा इस तरफ कर रहा हूं ये, ठीक, बाद में लिखते रहना। फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, इनकी देखो एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगी। अरे यार पहले बाद में लिख लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। डेल वी अपॉन डेल फाइव एट कांस्टेंट पी
इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट फाइव। लीजिए इस रिलेशन की मुझे आगे डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने ये प्रूफ किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं स्क्रीन के सामने आ रहा हूँ, फिर आप कहते हो सर आप स्क्रीन के सामने आ जाते हो। देखो बच्चों, अब इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई है। सर सिलेबस बड़ा स्लो चल रहा है बेटा, पहली और दूसरी यूनिट बड़ी लेंथी है, हालांकि पहली ही है मेन खतरनाक, बाकी दूसरी और तीसरी और चौथी तो बहुत छोटी है। देखो क्या है, स्टेट फंक्शन एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क डन इन वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, एंथैल्पी रिलेशन बिटवीन सीपीसीवी, कार्नोट इंजन इफिशिएंसी एंड कार्नोट थ्योरम, इफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंबशन, कौन कौन से ऑटो एंड डीजल। एक एक टॉपिक हमने कवर किया है। हर बार आप ये कहते हो सर टॉपिक छुड़वा देते हो, जो आपका सिलेबस सरकार ने दिया है उसका एक एक टॉपिक मैंने कवर किया है। अब यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड का पहले टॉपिक क्या है, डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ ने दो स्टेटमेंट दिए गए थे, कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट और क्लोसियस स्टेटमेंट। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास थोड़ी लेंथी रहने वाली है, थोड़ी पीडीएफ पे होगी, लेंथी क्लास है, लेंथी क्या थ्योरेटिकल क्लास है। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मम्मी पापा को खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।